संस्थाओं का कामकाज चैप्टर है। लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने लोकतंत्र के बारे में देख रखा था। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव में ही नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र सरकार चलाने में भी दिखना चाहिए, है ना। लोकतंत्र काम काज के तरीकों में भी दिखना चाहिए। बात समझ रहे हैं। इस चैप्टर में हम सब यही चीज पढ़ेंगे कि कोई एक फैसला अगर लिया जाए उसमें संस्थाओं की भागीदारी कितनी होती है। किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा फैसला ना लिया जाए, किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया फैसला किसी के हितों को प्रभावित ना कर सके, इसके लिए संविधान सभा के सदस्य थे, उन लोगों ने क्या किया, संस्थाओं की स्थापना की, ताकि किसी भी कानून को या किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया को अपनाया जाए। उस पूरी प्रक्रिया के बाद, पूरी बहस के बाद फिर उस मुद्दे को लागू करने का फैसला किया जाए। ऐसा भी मानना है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए कई लोगों के विचार शामिल होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो विचार होते हैं सटीक होते हैं, किसी के विरुद्ध नहीं होते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ नहीं होते हैं, किसी की अनदेखी नहीं होती है। देश है तो उसकी एकता अखंडता को भी ध्यान में रखा जाता है, और सारे लोकतांत्रिक जो देश हैं वो कम से कम इस बात पर जरूर विचार करते हैं कि किसी भी मुद्दे को लागू करने के लिए विचार विमर्श करने की जरूरत है ना। किसी भी कानून को लागू करने के लिए एक व्यक्ति ही काफी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई अगर एक व्यक्ति उस कानून को लागू करता है तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर छूट जाती है। लेकिन जब उसमें कई लोगों के विचार शामिल होते हैं, लंबी चौड़ी बहस होती है, तो गुंजाइश कम रह जाती है कि उसका कुछ गलत मतलब हो सकता है। ठीक है, बहुत कम गुंजाइश ऐसी बचती है फिर। ठीक है, इस चैप्टर में यही सारी चीजें देखी जाएंगी। चैप्टर की शुरुआत होती है एक आदेश के साथ, जिसको कार्यालय ज्ञापन बोलते हैं। 13 अगस्त 1990 को जारी किया गया था। किसके द्वारा? कार्मिक जन शिकायत पेंशन मंत्रालय के कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा। ठीक है, उस ज्वाइंट सेक्रेटरी का, संयुक्त सचिव का उस पर दस्तखत था। वो एक पन्ने का आदेश इतना महत्वपूर्ण था कि जो किसी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काफी था। ये एक पन्ने का आदेश है। अब एक पन्ने के आदेश में आप लोग देखेंगे तो साइन भले हुआ था ज्वाइंट सेक्रेटरी का, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के। ये आदेश है SEBC के 27% रिजर्वेशन से संबंधित है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। मंडल कमीशन का मतलब विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जो किसके लिए बनाई गई थी वो समिति, मंडल कमीशन क्यों बनाया गया था, उसी रिपोर्ट पर आधारित है ये। इसमें साइन जिसका हुआ है ज्वाइंट सेक्रेटरी जो कि एक ब्यूरोक्रेट होता है वो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के बेस पे ऐसा हुआ था। इसमें जो कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के मंत्री हैं उनका भी कुछ योगदान रहा होगा। फिर इस मुद्दे पर बहस भी हुई होगी, लंबी चौड़ी बहस हुई होगी, कई स्तरों से होकर इसे गुजरना पड़ा होगा। ठीक है, इस पत्र को, उसके बाद ये आया होगा। इसमें जो निर्णय करने वाले लोग थे उसमें प्रधानमंत्री भी रहे होंगे, मंत्रिमंडल भी रहा होगा, संसद, राष्ट्रपति महोदय, है ना। न्यायपालिका भी इसमें शामिल रही, ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल रहे हैं। मतलब इस एक पन्ने के आदेश को लागू करने के लिए इतनी सारी प्रक्रिया अपनाई गई थी। जब लोगों के द्वारा इस पर दावा किया गया सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में, तब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी अपनी भूमिका निभाई। उनकी जो भूमिका रही है वो ये रही है कि मंडल कमीशन के जो प्रावधान थे इसमें, जैसे यहाँ पे कि न्यायालय ने कहा कि थोड़ा बहुत बदलाव करके इसको लागू किया जा सकता है ना। उसके बाद ही ये आदेश आता है, किसमें प्रकाशित होता है पूरी तरह, मतलब कि क्रियान्वयन में आ जाता है, चलन में आ जाता है। निर्णय करने वाले कौन थे?
राष्ट्रपति जो कि राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, औपचारिक रूप से देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री जो कि सरकार का प्रमुख होता है। दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल भी यही करता है। ठीक है, ये इसमें शामिल रहे हैं। सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम रहा है, छोटे मोटे समय का परिणाम नहीं रहा, लंबा समय रहा इसमें। भारत सरकार ने 1979 में, जनता सरकार थी उस समय, पिछड़ा जाति आयोग का, दूसरे पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया। इसमें अध्यक्ष बने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसलिए इसे बोला जाता है मंडल आयोग। ये मंडल आयोग जो बनाया गया था सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, मापदंड तय करना, उनके पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने से संबंधित। 80 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पकड़ाई। आयोग द्वारा जो सुझाए गए उपाय थे वो एक सिफारिश ही थी। उनकी सिफारिश क्या थी? सरकारी नौकरी में सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। कई सालों साल तक अपनी कई सारी पार्टियां, सांसद इसे लागू करने की मांग करते भी रहे। 1989 में वो समय भी आ गया, लोकसभा का चुनाव हुआ। जनता दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है, हम सत्ता में आते हैं तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। सरकार बनती है, चुनाव जीत जाते हैं, सरकार बनती है, विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय प्रधानमंत्री बने। उसके बाद नई सरकार जो थी उसने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा कर दी। 6 अगस्त 1990 का दिन है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय भी लिया गया। घोषणा हुई है संसद में, निर्णय लिया गया कैबिनेट की, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में। अगले दिन प्रधानमंत्री ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को फिर सूचित भी किया। कैबिनेट के फैसले को कार्मिक प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया। ध्यान रखना, ये जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, ये कौन है? ब्यूरोक्रेट्स हैं। कार्यपालिका, जैसे हम बताए हैं, कार्यपालिका दो तरीके की होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका जो होती है वो ब्यूरोक्रेट्स से बनी होती है, अस्थायी जो होती है वो राजनीतिक लोग होते हैं, है ना। तो आदेश तैयार किया, मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर अपना हस्ताक्षर किया, मतलब 13 अगस्त 1990 को ये आदेश बनकर तैयार हुआ। अगले कुछ महीने तक देश का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा भी बना रहा। भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था। उनका यह भी मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग ये कहते हैं कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं, उनके अवसर भी छिन जाएंगे, अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, देश की एकता अखंडता खतरे में आ जाएगी, ऐसे कुछ। अब ये जो लोगों के अपने वाद विवाद के विषय बने, उसका निपटारा कौन करेगा? तो उसका निपटारा करने के लिए देश में न्यायपालिका भी है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसका निपटारा करेंगे। जाहिर सी बात है, इस आदेश के विरोध में कुछ लोगों और संस्थाओं ने भी अदालतों का दरवाजा खटखटाया था, मुकदमे भी दायर किए। अदालत ने आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील इन लोगों ने जो की थी, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ा और इसको नाम क्या दिया? इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार मामला। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार मामला किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। 92 में बहुमत से फैसला लिया गया कि भारत सरकार का आदेश, जो ये आदेश है, वो अवैध नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा था। अंततः 8 सितंबर 1993 को कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। विवाद सुलझ गया भाई, और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। राजनीतिक संस्थाओं की जरूरत क्यों पड़ती है? उनका क्या काम है? राजनीतिक संस्थाओं की जरूरत क्यों है भाई? सरकार कैसे काम करती? किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती, सेना पुलिस विकास कार्यक्रमों पर खर्च भी करती है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी बनाकर उन्हें लागू भी करती है। कुछ व्यक्तियों की गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है और लोगों को इन्हें लागू भी कराना होता है। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, कि सबको ये जानना चाहिए कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां चलती रहनी चाहिए।
इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह करती हैं। अच्छी तरह करने का मतलब है जिन संस्थाओं का जो काम है, उनकी जिम्मेदारी जो भी काम करने की है, वो संस्थाएं अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करेंगी, किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अपने अपने काम को सही ढंग से करती चलेंगे। ये लोकतंत्र का सबसे मूल विषय है, ठीक है ना, आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। जैसे यहां पे दिया गया है, किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था का अधिकार कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। किसी भी देश के संविधान में ऐसा होता भाई। जैसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्री द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपाय के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं, ठीक है ना। लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं, उसका क्या कारण है? संस्थाएं हैं इसलिए संभव है कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है। संस्थाओं के रहते बुरा फैसला नहीं लिया जा सकता है, या फिर लिया भी जाएगा ना तो बहुत सारा टाइम उसमें जाएगा, ठीक है। इसीलिए सभी लोकतांत्रिक देश क्या करते हैं, लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो संस्थाओं पर जोर देती हैं। संस्था में एक अपना है संसद। जो अभी हमने कार्यालय ज्ञापन देखा था, उसमें संसद की क्या भूमिका थी कुछ समझ में आई थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई, राष्ट्रपति इसका जिक्र हुआ, फिर प्रधानमंत्री जी उस पर बहस भी किए, है ना। ये सब फैसला सीधे संसद में तो नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित जरूर हुई थी। संसद में क्या होगा, बहस होगी किसी भी मुद्दे पर, ठीक है, चर्चा होगी उस पर। इसकी वजह सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। जरूरत क्यों, देखो, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार होता है संसद को। कानून बनाने, विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को हम बोलते हैं विधायिका। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती, मौजूदा कानूनों में संशोधन भी कर सकती। सभी संसद के पास ये अधिकार है, या मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून भी बना सकती हैं। संसद का काम है। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग भी करती हैं, ये भी ध्यान रखना। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। हम सब पढ़ते हैं ना, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, साथ ही विधायिका खुद कार्यपालिका से नियंत्रित होती है। बात समझ में आई? सरकार के हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया। इसे बोलते हैं सदन, या फिर बोलेंगे चैम्बर। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग भी करते हैं। दूसरे सदन के जो सदस्य होते हैं वो अमूमन परोक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम क्या है, विभिन्न राज्य, क्षेत्र, संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। नॉर्मल तरीके से तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन बीच में भी लोकसभा भंग की जा सकती है ना। इसके जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने गए होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने गए होते हैं। जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि शामिल होते हैं लोकसभा में। जबकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, बल्कि तो 1/3 सदस्य जो होते हैं उसके रिटायर होते हैं, और इनके जो सदस्य होते हैं परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। परोक्ष रूप से चुने जाते का मतलब है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा बनाम राज्यसभा, इनके बारे में देखें तो दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन? राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती, यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है।
उच्च सदन निम्न सदन वाली बोली यूज नहीं हुई हमारे यहाँ, ठीक है। सर इसे उच्च सदन क्यों मतलब कहा गया है, मतलब दिया गया है नाम सर? वरिष्ठों का धन सदन है। नहीं होने की वजह से? राज्यसभा वरिष्ठों का सदन है, लोकसभा आम जन का सदन है, ठीक है। जी सर। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध राज्यसभा कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं राज्यों के लिए भाई, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार जो होता है वो लोकसभा के पास ही होता है। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद है तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है, और इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा यहां पे देखें, लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करता है, जैसे धन विधेयक के मामले में बात करें, ठीक है। धन विधेयक के मामले में एक अधिकार टाइप बोल सकते हैं लोकसभा के पास है। लोकसभा में सरकार का बजट पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती है। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उसे उसमें संशोधन का सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या फिर ना माने। मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, इस पर वो है कि यह सुझाव दे सकता अपना। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। मतलब सरकार किसकी, सत्ता किसकी होगी? जिसको लोकसभा में बहुमत मिला होगा। ध्यान में रखना, लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है, ठीक है। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य ये कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना भी पड़ता है, और राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में तुलनात्मक हमने इतने विचार कर लिए हैं। राजनीतिक कार्यपालिका क्या है? क्या आपको सरकारी आदेश की कहानी याद जिससे हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी? हमने पाया था कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था। फैसला करने वाले कोई और थे, साइन करने वाले कोई और थे। वो केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था, ठीक है, लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने ये फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर हमें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर सकते थे। इस अर्थ में वो सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह संसद की मर्जी लागू कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वो जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन ब दिन रोज वाले जो काम हैं, रोज के जो निर्णय होंगे, वो सब लेने का काम किसका होता है? अधिकारी का। अधिकारी जो होते हैं रोजमर्रा फैसला करते हैं, ये नहीं कहा जा सकता। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सरकार की नीतियों को कार्य रूप देते हैं, ठीक है। मतलब जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है, ठीक है। जब हम सरकार की बात करेंगे तो नॉर्मल तरीके से ये देखा जाता है कि वो कार्यपालिका से ही संबंधित बात हो रही है, ठीक है। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका हमने बताया था, एक अस्थायी है, अस्थायी एक है, और एक है स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी को राजनीतिक कार्यपालिका बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका को हम क्या बोलते हैं? नौकरशाही, है ना। जी। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लंबे समय के लिए रहते हैं, इनका निर्वाचन नहीं होता, इनकी नियुक्ति होती है, ये भी ध्यान रखना। लोक सेवा में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट, नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद भी अपने पदों पर बने रहते हैं। सरकार किसी की भी हो, नौकरशाह नहीं बदलते। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका की तरह काम करते हैं, रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। जो ये स्थायी कार्यपालिका है, इसका क्या काम है? तो इसका काम है राजनीतिक कार्यपालिका की तरह काम करते हैं, रोजमर्रा के प्रशासन उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। क्या आप कार्यालय के ज्ञापन के मामले में राजनीतिक गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आप पूछ सकते हैं राजनीतिक कार्यपालिका गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज्यादा अधिकार क्यों होते हैं? भाई वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होता है, उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा हो सकती है।
कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा उद्योग, स्वास्थ्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों हो? फिर से वही सवाल है, उसका फिर से जवाब वही रहेगा, जनप्रतिनिधि होने के नाते। इसकी वजह बहुत सीधी है, किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। लोगों की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है, उन्हीं की इच्छा के अनुरूप ही कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बना, कोई फिर सरकार भी बनाए, प्रधानमंत्री भी बने, कोई फिर मंत्री भी बन रहा है, कोई जनता की इच्छाओं पर ही निर्भर था कि व्यक्ति मंत्री बन रहा है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है, इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार भी होता है। याद रखना, जो भी नतीजा आएगा उसके लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार कौन होता है? तो आपका ये जो मंत्री है भाई, या राजनैतिक कार्यपालिका का सदस्य, ठीक है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती है। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वह एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो सलाह देते हैं, ठीक है, याद रखना, उनका काम है सलाह देना। मंत्री उनसे सलाह लेते भी हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ होते हैं वो थोड़ी अलग भी राय रखते हैं। सभी तकनीकी मामलों पर मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय भी रखते हैं। एक से अधिक विकल्प भी मंत्री के सामने वो पेश कर सकता है। मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेता है। हर बड़े संगठन में ऐसा होता है, जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं, सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं, विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, बस। विशेषज्ञ फैसला नहीं करता, सिर्फ रास्ता बताता है। लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाता है। दो शब्दों का इस्तेमाल होता है भैया, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। ध्यान रखना इसका थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग देख लेना। मंत्री परिषद का क्या काम, मंत्रिमंडल का क्या काम, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किसके अधिकारों का उपयोग करता है, कौन किसको शक्ति सिर्फ कागज में मिली हुई, कौन अधिक सही में शक्ति का प्रयोग करता है, वो सारी चीजें उस वीडियो में आपको अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। देख लो भैया, प्रधानमंत्री क्या है? सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था। फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। याद रखना, प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं होता है। यहाँ पे लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव होता है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। ऐसे किसी को भी ऐसे नहीं नियुक्त कर सकते। जरूरी है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि लोकसभा का सदस्य नहीं भी है, तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी भी लोकसभा का ही नहीं, राज्यसभा का भी सदस्य बन जाना चाहिए। किसी भी एक सदन का सदस्य उसको होना पड़ेगा। बात समझे? अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। मतलब प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब तक अपने पद पर रह सकता जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। साधारण तौर पर 5 साल के लिए है, लेकिन पक्का नहीं कि 5 साल तक ही रहे। बीच में भी लोकसभा भंग हो सकती है, बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाएगा। उसके साथ मंत्री परिषद, मतलब ये भी सब हाँ, मंत्री परिषद, बिल्कुल मंत्री परिषद तो भंग रहेगी। प्रधानमंत्री भाई नेता नहीं, तो मंत्री परिषद क्या करेगी? नहीं। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी गठबंधन का होता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। एक बार पॉलिटी वाला वीडियो सब लोग देख लेना, ठीक है? ठीक है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य भी क्यों ना मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में शामिल हो, उसे भी क्या करना होगा? अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। अमूमन 60 से 80 मंत्री होते हैं इसमें। कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी, गठबंधन की पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं। प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं ये।
कैबिनेट मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। जो कैबिनेट है वो शीर्ष समूह है। इसमें करीब 25 मंत्री देखने को मिलेंगे। ठीक है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालय के प्रभारी होंगे। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। कौन? स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कौन होते हैं? फिर अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं ये लोग और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है। चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यावहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले जो होते हैं कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। और इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है ना। कैबिनेट सरकार कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला, एक चीज यहां पे ये भी पता चल गया ना कि मंत्रियों की चाहे जो विचार उचार अपने ठीक है अलग अलग रहे, लेकिन कैबिनेट के फैसले को मानना सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। यह बात भी याद रखना। ठीक है। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं, नौकरशाह होते हैं। जो सचिव होते हैं वो नौकरशाह हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। कैबिनेट सचिवालय का भी हमने काम बता रखा है। आप यूट्यूब वाला वीडियो, पॉलिटी वाला वीडियो जाके जरूर देख लेना, अच्छा खासा फायदा मिलेगा। ठीक है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों, एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। प्रधानमंत्री ही सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, तो मंत्रियों की नियुक्ति होती है ना। राजनैतिक प्रमुख भी होता है। सेना का भी राजनीतिक प्रमुख होता है, आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनके अध्यक्ष भी होते हैं। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। सेना का प्रमुख दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री स्वरूप कहा जाने लगा है। संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री स्वरूप कहा जाने लगा। ऐसा क्या हो गया? राजनीति में राजनीतिक दल पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। क्या हुआ है? राजनीतिक दल या पार्टियों की भूमिका बढ़ गई है भाई, इसलिए ऐसा हुआ है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों को वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। मीडिया का सहारा, मीडिया ने भी इसमें योगदान दिया। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। व्यक्तित्व कैसा है वो भी बताएगा कि प्रधानमंत्री कितना ताकतवर होगा। लेकिन हाल के वर्षों में क्या हुआ? भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हो गए। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझेदारों की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचार स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी होती है। राष्ट्रपति एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। ठीक है, देश का प्रमुख होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। ओके, जो राष्ट्राध्यक्ष है वो सिर्फ नाम के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह है। ये बात हमको याद रखनी चाहिए, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। और राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वो राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। संसद सदस्य राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों से चुनते हैं। कौन चुनते हैं? निर्वाचित, है ना, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं
के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के भी रहते हैं उसमें, है ना? यही है जी सर। यस सर। इनके मत। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री करते हैं। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सारे कानून, सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम पर जारी होते हैं। ये भी सभी प्रमुख नियुक्तियां भी राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। जितनी भी नियुक्तियां, कैग, यूपीएससी का अध्यक्ष सदस्य, है ना, इन सब की जी नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, न्यायालयों में नियुक्तियां, ये जो भी नियुक्तियां होती हैं ये सब राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने कितने 50 अनुमोदक, 50 प्रस्ताव की जरूरत पड़ती है। 15,000 रुपए जमानत राशि है, जमा करनी पड़ेगी। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा, यही वाली पद्धति है, जी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। हस्तांतरणीय मत प्रणाली का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी चुनाव में 2 से अधिक कैंडिडेट खड़े हो गए, चुनाव में खड़े हैं, तो उन तीनों में से जो सबसे कम वोट पाया रहेगा वो रेस से सबसे पहले बाहर हो जाएगा। उसका जो वोट होगा उसे क्या किया जाएगा, बाकी बचे हुए दोनों कैंडिडेट में बांटा जाएगा। फिर जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही विजेता घोषित होगा। और याद रखना, ये जो वोट वितरण की प्रक्रिया है ये तब तक चलती रहती है जब तक भारत के लिए राष्ट्रपति का चुनाव फाइनल नहीं हो जाता है। जब तक हमें राष्ट्रपति नहीं मिल जाता, राष्ट्रपति के पद के दावेदार व्यक्ति नहीं मिल जाता, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। ध्यान रखना, राज्यपाल, चुनाव आयोग, दूसरे देशों में राजदूत आदि को नियुक्त करता। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। प्रावधान जैसे किया गया है कि मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद अगर कोई सलाह अपना भेजती है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि इस पे कोई विचार विमर्श कर लिया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद ने पुनर्विचार करके या फिर उसी रिपोर्ट को बिल्कुल हूबहू कुछ भी बिना कोई बदलाव किए अगर मंत्रिपरिषद की तरफ से फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस रिपोर्ट की बात को मानने के लिए बाध्य है। सर यही क्वेश्चन कल था, क्या था? वो टेस्ट में सर। क्या था सर? संसद दोबारा विधेयक पारित करती तो उसे उस पर हस्ताक्षर भी मानने के लिए बाध्य होती है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिल जाती है तो बाध्य हो जाता है। मतलब संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है, उसे वो रोक सकता है ना, वापस भेज सकता है या रखे रहेंगे अपने पास या फिर साइन करेंगे। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे का मतलब है कि बाध्यता है फिर इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, क्या वह अपने विवेक से भी कुछ काम कर सकता है? बिल्कुल करते हैं। विवेक का क्या काम उनके
किसकी सरकार बननी चाहिए वो उस समय डिसाइड करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस समय किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं रहता है। ठीक है, उस समय इनके विवेक की परीक्षा होती है। विवेक याद रखना, कोई संवैधानिक विवेकाधिकार इनके पास नहीं है। संवैधानिक सॉरी विवेकाधिकार इनके पास नहीं है, बल्कि कैसा विवेकाधिकार है भाई? पारिस्थितिक विवेकाधिकार है, परिस्थितीय विवेकाधिकार है। ठीक है, पारिस्थितिक जी या परिस्थितीय विवेकाधिकार है। परिस्थितीय विवेकाधिकार का मतलब यही होता है कि मान लीजिए ऐसी नौबत आ गई कि कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए? ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज है जो उसे स्वाविवेक से करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में भी अपने विवेक का ही प्रयोग करते हैं। जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है। अगर बहुमत हासिल है तो क्या मतलब है? राष्ट्रपति को सीधे सीधे प्रधानमंत्री को शपथ दिलवानी है, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, फुर्सत हो जाएगा। ठीक है, जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल ना हो तब की बात क्या होगी? उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है, ऐसे नेता को नियुक्त करता जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। ठीक है, यहां पर जिसको जब किसी को बहुमत हासिल नहीं होगा, जब वो जिस जिस पार्टी को बुलाएंगे, जिस भी गठबंधन को बुलाएंगे कि भाई आपकी सरकार बने, तो सरकार तो बन जाएगी, लेकिन उन्हीं के द्वारा दिया गया समय होगा, एक निश्चित समय होगा। उस दिए गए समय के अंदर में उस पार्टी को जिसकी सरकार बनाई गई है उसे अपना बहुमत साबित करना होगा। अगर वो पार्टी अपना बहुमत साबित करने में सफल नहीं होती है तो फिर क्या होता है? वो सरकार गिर जाती है। ठीक है ना? ठीक है, राष्ट्रपति प्रणाली दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता है। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है, सरकार का मुखिया भी होता है। जैसे अमेरिका में सरकार का मुखिया होता है राष्ट्रपति। अमेरिका में सरकार का मुखिया होता है राष्ट्रपति। और देश भारत में क्या है? देश का प्रमुख होता है ना? अमेरिकी जी सर। राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। इसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। जो अमेरिका में चुनाव होता है राष्ट्रपति का, वो प्रत्यक्ष होता है भाई, ध्यान रखना। वही अपने मंत्रियों का चुनाव भी वही करता है, अपने मंत्रियों का चुनाव राष्ट्रपति खुद करता है, उनको नियुक्त भी करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहते हैं, जो कानून बनाने का काम है वो करती है विधायिका, उनकी जो कांग्रेस है। पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। राष्ट्रपति के पास वीटो वहां पे है, वो अपना वीटो का प्रयोग करके किसी भी कानून को रोक सकता है, किसी भी कानून को रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर अमेरिका में किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उसे कांग्रेस के बहुमत की जरूरत नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए, और ना ही उसके प्रति वो उत्तरदायी है। ठीक है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है अमेरिकी राष्ट्रपति, ध्यान रखना। चलो, उसका 4 साल का तय कार्यकाल होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यकाल 4 साल का होता है भाई। अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। मतलब 4 साल का जो कार्यकाल दिया गया है वो फिक्स है, वो ना तो घट सकता है ना तो बढ़ सकता है, बीच में भी सीटें खाली नहीं हो सकती। बात ध्यान में रखना ये बात। अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका के अनेक देशों, सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है। चूंकि सरकार के स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। शासन प्रणाली नाम से भी एक या 2 क्लास रही है, तो आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, न्यायपालिका क्या होती है? सरकारी आदेश की
कहानी पे लौटा जाए सरकारी। जी, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था, ऐसे हर किसी ने स्वीकार भी किया। लोगों ने जब मंडल कमीशन को लागू कर दिया गया तो मंडल कमीशन के खिलाफ लोगों ने अपील दायर कर दी न्यायालयों में। न्यायालयों ने सुनवाई की, है ना, सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई हुई। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि भाई सरकार को बोला कि कुछ थोड़ा बहुत संशोधन करके आप इसे लागू कर दीजिए, थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए बस, बाकी अवैध नहीं है ये बताया। तो सबने उस बात को माना। तो यहाँ पे देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियां होती कि देश में सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता, सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता। उसे अधिकार होता मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता है लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। तब क्या होता है? इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय का गठन भी हुआ है, ठीक है, और इसे सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार भी दिया गया है, ठीक है। ये निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका निष्पक्ष कार्रवाई भी करेगी, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो अब खिला जो सर जो भी इसके आदेश होंगे वो पूरे भारत को मानने पड़ते हैं, ठीक है। इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। न्यायालय के 4 स्तर देखे गए अभी: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट। ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है? ये 4 स्तर है, आपको ये 4 स्तर पता होने चाहिए, है ना। इनके जो वो बनाए जाएंगे ना, पिरामिड, पिरामिड कैसे बनेगी इनका? सर लोकल कोर्ट सर कौन सी होती है? हुँ? लोकल कोर्ट सर। आजकल देखेंगे ग्राम न्यायालय, जैसा भी देख लेंगे ग्राम न्यायालय हो जाता है ना। वो सब वहाँ भी थोड़ी छोटा मोटा मामला वहीं पे निपटा लेते हैं अपना आसपास आपस में ही बैठ के, ठीक है। चलो ऐसे बना दो इसको। ये ये हो गया, ये सबसे ऊपर हो जाए सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, और ये हो गया स्थानीय न्यायालय। स्थानीय न्यायालय के लिए बड़ा है क्योंकि इनकी संख्या भी ज़्यादा होगी, है ना। चलो तो याद रखना, जिला और स्थानीय। भारत में न्यायपालिका कैसी है? भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। याद रखना, एकीकृत न्यायपालिका है। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करने का काम है सर्वोच्च न्यायालय का। देश की सभी सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला भी मानना पड़ता है। और भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास इतना अधिकार है, वो किसी भी प्रकार के विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश के नागरिकों के बीच में हो, नागरिकों सरकार के बीच में हो, दो या अधिक राज्य सरकारों के बीच का मामला हो, या फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच का मामला हो, यहाँ तक कि दो या अधिक राज्य और केंद्र का मामला हो, का विवाद हो, ठीक ना। ये सारे मामले सर्वोच्च न्यायालय देख सकती है। ये फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है, स्वतंत्रता क्या मतलब है कि विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतों विधायिका कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करता है।
ठीक है। जो अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह जरूरी है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे की भी जरूरत है, उसके बाद इनकी नियुक्ति होती है। व्यवहारिक तौर पर कहा जाए तो अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, अब इसमें कौन कौन आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति समिति है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो उसमें न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को चुनते हैं, मतलब यही लोग चुन लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। किसी को भी उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। मतलब मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को हटाना है तो मतलब उनके हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया के समान है। बात समझे? दो ही आधार, कितने आधारों पर इनको हटाया जा सकता है? चलो, ठीक है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से विश्वास पारित करके ही हटाया जा सकता है। तो ये हटाने का प्रक्रिया भी इनका याद रखना। किसी भी न्यायाधीश को अगर हटाना है तो संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होगा, तब उनको हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। संविधान की व्याख्या का अधिकार देखिए सर्वोच्च न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है, ठीक है ना। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वो केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। मतलब दोनों के पास ये अधिकार है कि भाई संसद की कोई बात होगी तो सर्वोच्च न्यायालय, राज्य की कोई बात होगी तो उच्च न्यायालय, ठीक है। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वह उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। संवैधानिक, किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता को तय करना ही न्यायिक समीक्षा कहलाती है ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी फैसला दिया कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांत को नहीं बदल सकती है। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। भारतीय न्यायपालिका का अधिकार स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले निर्देश दिए हैं, ठीक है। कई प्रकार की इसके लिए जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। अब इसमें देखो ये कुछ शब्द दिए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। कार्यपालिका ज्ञापन क्या होता है? कार्यालय ज्ञापन क्या है भाई? सबसे पहले कार्यालय ज्ञापन ही मिला था इसमें। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले नीति के बारे में बताया जाता है। न्यायपालिका किसको बोलते हैं? एक राजनैतिक संस्था होती है। राजनैतिक संस्था होती है, याद रखना, राजनैतिक संस्था होती है जिसके पास न्याय करने, कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। विधायिका क्या है? जनप्रतिनिधियों की सभा होती है जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है और कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने, दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है, वो विधायिका है। गठबंधन सरकार क्या होती है? विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनैतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार होती है जिसको हम गठबंधन सरकार बोलते हैं। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? बताओ। भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा, मंत्रिपरिषद अपने पसंद के नेता का चयन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं? अभी इसको रोको। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं? कतई नहीं। क्या कर सकते हैं हम? दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। सी नंबर से। हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न है, कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? राजनीतिक कार्यपालिका इसमें क्या है? गृह मंत्रालय का सचिव। जिलाधीश नहीं हो सकते, ये तो डीएम साहब है ना।
पुलिस महानिदेशक, आईपीएस, है ना। ये भी नहीं। गृह मंत्रालय का सचिव, ये भी एक क्या है, ब्यूरोक्रेट होता है भाई। गृह मंत्री होंगे इसमें, राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा, ठीक है। ये तीनों लोग तो भैया ब्यूरोक्रेट हैं, बात समझे। जी सर। हाँ। न्यायपालिका के बारे में कौन सा बयान गलत है, चलो बताओ। संसद द्वारा पारित, एक मिनट, न्यायपालिका के बारे में बताना है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत पड़ती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है, बात तो सही है ना। ये दूसरा वाला तो सही है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ये भी बात सही है। सही है सर। हाँ। ये अगला वाला, अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है, ये भी बात सही है। जी। लेकिन जो गलत पहला है वो ये कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत पड़ती है, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होगी, है ना। जी सर। राष्ट्रपति की मंजूरी, क्योंकि साइन जब वो करेंगे तभी वो कानून बनता है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। कौन करेगी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल नहीं, संसद, संसद। है ना। चलो इसमें चलो पहचान करते हैं, देखो मिलान करा जाए। देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नीति बनाई जा रही है, कौन सा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सोच लेना। सोच लेना अपना। चलो दूसरा देखते हैं, ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएंगी, ये कौन देखेगा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी। चला सॉरी, चलो ये हो गया, इसका भी हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमत कम की जाएगी, कृषि और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। 2 नंबर। हो गया भाई। जी सर। जी सर। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं।